हेलो गाइस, वेलकम टू केकेस एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं कि नीट क्या होता है। नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हम 12वीं कक्षा की बाद देते हैं। इसके लिए आपको 12th क्लास में बायोलॉजी लेना कंपलसरी है। नीट एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ ऑर्गेनाइज बाय नेशनल टेस्ट एजेंसी। इस एग्ज़ाम के द्वारा हम MBBS, BDS और अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम डॉक्टर बन सकते हैं। इसका कोर्सेज जो होता है वो 5.5 ईयर कोर्सेज होता है, मतलब 5.5 साल का कोर्सेज होता है। ये सब के द्वारा हम कहाँ कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एम्स, जीपमेर, दिल्ली और अलग अलग जगहों पर हम एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसके लिए हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 45 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जबकि बायोलॉजी में से 90 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें बॉटनी में से 45 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और जूलॉजी में से 45 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसलिए इससे हमारा टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 180 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और उसके लिए नेगेटिव मार्क्स भी रहता है जो 1/4 मार्क्स रहता है। ओके, अब ये जो इसके लिए हम कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, अगर हमारा पहले अटैम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं होता है, तो हम इसके लिए 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं। और ये 3 अटैम्प्ट के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम पीछे डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज भी दिए गए हैं जो हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम इसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमें नीट एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। तो नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमें 11th और 12th में मिनिमम हमारा जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 50% मार्क्स को रखा गया है, जबकि ST, SC, OBC और जनरल PH के लिए हम यहाँ पर 45% मार्क्स तक का ही लिमिट दिया गया है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि इसके लिए हमारा एज भी मैटर करता है। आप 31 दिसंबर 2020 तक 17 साल के होने चाहिए, या तो फिर वहाँ से आपका 17 साल चालू हो जाना चाहिए। और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 17 से 25 साल तक की दी गई है। ओके, और ये जो 25 साल तक की जो उम्र है वो कैटेगरी के वाइज बढ़ती घटती रहती है। जैसे जनरल कैटेगरी में कुछ कम दी जाती है, ST, SC, OBC में कुछ ज़्यादा अपर एज तक की लिमिट दी रहती है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेशनलिटी क्राइटेरिया, जिसके लिए आपका इंडियन होना जरूरी है। आप इंडियन के हो, फॉरेन में रहते हो तो भी आप एलिजिबल हो, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो भी आप एलिजिबल हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन हो तो भी आप एलिजिबल हो। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दी व्हाट इज कोटा बेस्ड एडमिशन प्रोसेस, मतलब इस एडमिशन प्रोसेस के दरमियान कौन कौन से कोटा होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो 2 टाइप के कोटा होते हैं, दैट इज ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास टोटल परसेंटेज ऑफ सीट कितनी है, 100 सीट है। ओके, अब उस 100 सीट में से जो 15 सीट होती है वो ऑल इंडिया के लिए दी जाती हैं, और जो 85 सीट होती है वो स्टेट कोटा के लिए दी जाती हैं। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि आप गुजरात के बच्चे हैं। ओके, तो इसके लिए जो आपका गुजरात में जो स्टेट कोटा लगता है दैट इज़ योर 85। तो जो 85 सीट जो रहती है वो गुजरात के बच्चों के लिए ही रखी जाएंगी, और जो बाकी की जो 15 सीट रहती हैं वो बाकी के ऑल अदर स्टेट में से उधर कोई भी आ सकता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दी हाउ सीट्स आर रिजर्व। अभी तो ये हमने देखा कि ऑल इंडिया कोटा क्या रहते हैं और स्टेट कोटा क्या होते हैं। अब उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी भी होती है। जैसे अगर 100 में से जो 27 सीट हैं वो OBC के लिए जाती है, जो 10 सीट हैं वो EWS के लिए होती है, SC के लिए 15, ST के लिए 7.5 और PW के लिए 3% सीट रखी जाती है। ओके, और बाकी की जो सीट रहती है वो सबके सब जनरल कैटेगरी में जाती हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द काउंसलिंग प्रोसेस। एग्ज़ाम्स के लिए हमें कौन कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस को देखना पड़ता है। तो इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जिसके लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने जो डेट दी रहेगी उस मेरिट नंबर के हिसाब से आपको उस तारीख के अंदर आपको अपने पसंदीदा कॉलेज पर
नंबर के हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और दी आफ्टर द चॉइस फिलिंग, जब आपने सिलेक्शन कर लिया है तब आपको उसको लॉक भी करना पड़ेगा। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपका ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं माना जाएगा, इसलिए लॉक चॉइस करना ज़रूरी है। ओके, और एक बार आपने लॉक कर दिया फिर आप इसमें फिर से आप कोई सुधारा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिर से रीकाउंसलिंग प्रोसेस, कि अगर आपने जो पहले जो काउंसलिंग दिया था उसमें अगर आपको कोई भी चेंज चाहिए, आपको समझ लो किसी में एडमिशन नहीं चाहिए, किसी दूसरी अच्छी कॉलेज में एडमिशन उसमें चाहिए, तो आप ये रीकाउंसलिंग राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द सिलेबस, कि हमें नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सा सिलेबस देखना होगा। तो 11th और 12th का होल सिलेबस जो इंडिया की शिक्षण समिति ने डिसाइड किया है, वो पूरा का पूरा सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए। अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए कि जिससे आप नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। तो सबसे पहला उसमें है कि सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट अप टू 5 ईयर्स। मतलब आपको पिछले 5 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स के पेपर हैं उन्हें आपको तो सॉल्व करना ही होगा। अगर आप नीट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये 5 साल के पेपर सबसे पहले सॉल्व करने होंगे। डेली प्रैक्टिस ऑफ क्विज़, यहाँ पर अब के ज़माने में जैसे ऑनलाइन का माध्यम आ गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो बहुत सारे डेली क्विज़ की प्रैक्टिसेस भी होती हैं। तो आपको उन क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आप कौन से लेवल पर पहुँचे हैं, अभी आपको कितनी तैयारी करनी बाकी है। ठीक है, अभी तीसरा नंबर कि MCQ प्रैक्टिस फ्रॉम वेरियस ऑथर बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट। मतलब हमें डेली बेस पर MCQ की प्रैक्टिस करनी होगी अलग अलग ऑथर में से। इससे क्या होगा कि अगर हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमें 180 मार्क्स का क्वेश्चन जो 3 घंटे में अटेंड करना है, कुछ क्वेश्चंस छूट ना जाए उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वेश्चंस को फटाफट स्पीड में करने की भी हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है इसमें, दैट इज योर बी सेल्फ मोटिवेटेड। इसका मतलब क्या है कि आपको खुद को मोटिवेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कभी भी आपने एक दिन पढ़ाई कर ली फिर आप थक गए, फिर आप 2-3 दिन का रेस्ट जो मैंने दी है, दैट इज व्हाट थिंक लाइक डॉक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने आप को डॉक्टर के विचार में रूपांतरित करना सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे जाके मैं कभी किसी को सलाह दूंगा, मैं कभी किसी को एडवाइस करूंगा, कि मैं कभी किसी को प्रिस्क्राइब करूंगा मेडिसिन, मैं कभी आगे जाके ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, कभी सर्जरी करने वाला हूँ, मैं कभी MD MS डॉक्टर बनूंगा, एक बहुत बड़े चेयर्स पे बैठ के मैं कभी प्रिस्क्राइब करूंगा। तो आप जब अपने मन में वैसे थिंकिंग रखोगे तो आपको अंदर से मोटिवेट होगे और आप खुद को पढ़ने से नहीं रोक पाओगे। इसलिए ये सब टिप्स बहुत ज़रूरी हैं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। अगर आपको और ऐसी अच्छी से अच्छी जानकारी चाहिए वीडियोस के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बीच आधारित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए।